स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 21-22 यानी ये 2021 और 22 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पिछले 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात की थी, जहां पर इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ वाइज चीज़ें लाए हैं, यानी आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके आंसर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा आपके 2 या 3 पार्ट और आएंगे और यूनिट फर्स्ट के साथ साथ यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा आज ही के वीडियोस में। तो यहाँ पर ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इन पर मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दिया था और मैंने वीडियो में प्रीवियस ईयर के इन सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख पा रहे हैं। 2021 के बाद 2019 का ये पेपर है, उसके बाद ये है 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो ये सभी पेपर डिस्कस किए जा चुके हैं एक ही वीडियो में। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए या रिसेंटली वीडियोस में देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये है प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर और वहीं ये लास्ट पेपर है 2017 का, तो इसको भी डिस्कस किया जा चुका है। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उनको हम करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यूनिट फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और यूनिट फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिवीजन 2022-23 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से पेपर 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चन और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इस सीरीज़ के तहत हम यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये है यूनिट फर्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, आप सभी को पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वह 29 मार्च 2023 को है, यानी कल ही है। तो यहाँ पर टाइम के कमी के कारण जो है आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई यहाँ पर, लेकिन आपको रात से पहले ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि आपका पेपर कल दोपहर से है तो बिल्कुल आप उसे यहाँ पर वो देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट की बात करें 2021-22 के पेपर में पूछा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए। ये अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2021-22 में, उसका क्वेश्चन है। वहीं नेक्स्ट पूछा था शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। ये 2019 के पेपर में पूछा था। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, एक शिक्षक के लिए बालक के मनोविज्ञान को समझना क्यों आवश्यक है, ये 2018 के पेपर में पूछा था। वहीं 2017 के पेपर में पूछा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लाइन से 2021-22, 2019, 2018, 2017 सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग करना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। वहीं इसकी परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं आप जरूर याद कर लेना, बाइलिंगुअल हैं आपके जो डेफिनेशंस हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यानी अकॉर्डिंग टू स्किनर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ
टीचिंग एंड लर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है। वहीं यहाँ पर टेलीफोर्ड ने भी बताया। तो कम से कम 2 परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा, चूँकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले 4 सालों में पूछा गया है, तो इसे आप याद करके जाए। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण के कई सारे पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान के सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। यही और भी पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। ठीक है। तो इसमें कई सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान विषय की व्यवहारात्मक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके यह विद्यार्थियों के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ये विजुअल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 3rd, 4th, इन पॉइंटों को भी आप पढ़ लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन के हर एक चीज़ को, प्रकृति और जो है महत्व, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फिर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बीच में संबंध पूछा है। यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को रख रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध यहाँ पर देखिए दिया है कि मनोविज्ञान लोगों के व्यवहार, प्रदर्शन और मानसिक कार्यों का अध्ययन है। यह ज्ञान के अनुप्रयोग को भी संदर्भित करता है, जिसका उपयोग घटनाओं को समझने, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे का उपचार करने और शिक्षा, रोजगार और संबंधों में सुधार करने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी वही सारी चीज़ें इसके परिभाषा में बता दी हैं। चलिए आगे और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में तो इसे जो है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कई सारी नीड्स और जो इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिलती हैं। जैसे पहला है कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु, बालक की वृद्धि और विकास हेतु बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित कराना, संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन, चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। तो ये सारी इम्पोर्टेंस और नीड हैं हम अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं। चलिए ये 9 पॉइंट थे। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं और क्या कुछ है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की बात करें तो क्वेश्चन पूछा था 2017 के पेपर में कि शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, किसी एक विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो अंतर्निरीक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण, सहसंबंध और मनोविज्ञान परीक्षण। ये 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो इनमें से किसी एक विधि के बारे में पूछ लिया है, तो हम यहाँ पर जो है अंतर्निरीक्षण विधि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतर्निरीक्षण 2 शब्दों का योग है, अंतर एवं निरीक्षण, जिसका अर्थ स्वयं के भीतर झांकना अर्थात स्वयं का निरीक्षण करना होता है। इस अर्थ में जब व्यक्ति किसी परिस्थिति विशेष में अपने भीतर मानसिक स्तर पर उत्पन्न अनुभूति में अन्य क्रियाकलापों जैसे भीतर ही भीतर विचारों का आवागमन, दुखद या सुखद भावों का अनुभव, चिंतन के भाव, किसी विशिष्ट घटना से संबंधित प्रतिमाओं या छवियों का उभरना आदि का निरीक्षण का वर्णन करता है, तो उसे ही अंतर्निरीक्षण कहते हैं। तो ये था अंतर्निरीक्षण विधि। चूँकि एक विधि पूछी थी तो इसे आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक वगैरह है तो वहाँ से भी आप जो है कोई एक और विधि देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट में 2018 के पेपर में पूछा गया था कि कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। देखिए यूनिट फर्स्ट में जितना भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर शॉर्ट या लॉन्ग दोनों की अगर हम बात करें तो सभी को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम बेहतर रहेगा।
और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस पेपर दिए होंगे पेपर 1, उन्होंने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उनको समझ में आया होगा कि पेपर किस तरह का पूछा गया था। तो कक्षा शिक्षण है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र की बात करें, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो पहला है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विकास की अवस्थाओं के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अधिगम यानी लर्निंग की बात करें, जिसमें हम चीज़ों को सीखते और सिखाते हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर है थर्ड पॉइंट व्यक्तित्व एवं समायोजन। इस क्षेत्र के अंतर्गत छात्रों और अध्यापकों के व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अध्ययन विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ स्टडी। शिक्षा मनोविज्ञान अभी तक विकास की प्रक्रिया में ही है। अनेक विधियों का विकास करना, उनको मान्यता प्रदान करना इसका विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार यानी टीचर बिहेवियर्स की बात करें तो इसमें सहनशीलता, धैर्य व अर्जनात्मक शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है विकास की अवस्थाएं। स्टेजेस पूछ ली है तो अमन आप सभी जानते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, लास्ट की प्रौढ़ावस्था। मेनली 3 ही अवस्थाएं होती हैं, चौथी भी कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने डिस्क्राइब की है। उसके बाद 7 पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया। 8 पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद 9 पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो ये सारे पॉइंट थे, इन पॉइंटों पर आप ध्यान दीजिएगा और इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिएगा। तो ये 9 पॉइंट थे। आगे भी देख लेते हैं क्या और कोई पॉइंट है, तो हाँ बिल्कुल इसमें और भी पॉइंट है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता, पॉइंट अपने हिसाब से 8-10 याद कर लीजिएगा। विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान, ये सारे पॉइंट हैं। मानसिक स्वास्थ्य, मापन एवं मूल्यांकन, ये 13 पॉइंट्स थे। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट थे। तो इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ लीजिएगा। आप एक बार इन्हें और देख लीजिए, आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते। कोई दिक्कत हो ना हो कोई मटेरियल तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं जो है इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। क्योंकि बच्चों के पास अधिकतर जो है चीज़ें अवेलेबल होती इसलिए PDF हम नहीं प्रोवाइड करवा पाते, लेकिन जिस भी बच्चे के पास दिक्कत होती है, नहीं मिल पाता है मटेरियल, तो हम जो है उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। मानव वृद्धि एवं विकास यानी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मानव वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य यानी विकास की परिभाषा। ठीक है, तो वृद्धि और विकास की परिभाषा आप सभी को पता होगी। इसमें अगर हम बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विकासात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर हम वृद्धि विकास के अर्थ की बात करें तो दोनों में अंतर है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का अर्थ होता है यानी अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि, वजन में वृद्धि। ठीक है, जो हाइट वाइट बढ़ती, इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो ये वृद्धि का पार्ट है। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। यही वृद्धि के बारे में परिभाषाएं भी दी हैं। ठीक है, कुछ लेखक जो है अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, कुछ विकास का विभेदीकरण स्पष्ट विशिष्टीकरण के अर्थ में जो है लेते हैं। तो परिभाषाएं इनकी कई सारी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि वृद्धि एक निश्चित समय पर आकार रुक जाती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि का सही अनुक्रम यहाँ पर ये है कि गर्भाधारण, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा और प्रौढ़ावस्था, ये सारी चीज़ें। विकास की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की, तो इसका स्कोप जो बहुत बड़ा है। इसके स्कोप की बात करें तो विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। यानी ये कह सकते हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए इसको कई सारे ऑथर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है बताया है। ड्रेवर्स के अनुसार विकास प्राणियों में होने वाला वह गतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। हरलॉक ने भी इसे बताया है। तो इन परिभाषाओं को आप एक नज़र से देख लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो कि 2019 के पेपर में पूछा था, वृद्धि और विकास में अंतर। तो अंतर तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एज इट इज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अंतर के आधार की बात करें तो अर्थ की बात करें, वृद्धि से अभिप्राय लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक यानी क्वांटिटी की बात है।
क्वांटिटी में आप चीज़ों की नाप तोल कर सकते हैं। तो वृद्धि एक तरह से मापनीय है, ठीक है। विकास की बात करें, विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि से भी होता है। चूँकि शारीरिक वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, पर मानसिक वृद्धि जो है चलती रहती है। परिवर्तन, चेंजेस की बात करें, वृद्धि में संरचनात्मक, मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए आगे परिपक्वता की बात करें तो वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, क्योंकि एक निश्चित समय पर ये रुक जाती है, पर विकास जो है सतत प्रक्रिया, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रक्रिया की बात करें, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली, वही विकास आजीवन चलने वाली, वही सारी चीज़ें। अवधारणा की बात करें तो इसका क्षेत्र अर्थ जो होता है वो सीमित होता है, और अगर हम बात करें विकास की तो यह व्यापक अर्थ में जाता है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है। तो ये थे इनके अंतर की बात करें वृद्धि और विकास में, इसे आप पढ़ लीजिएगा, 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था। चलिए बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें देखिए कई सारे ईयर में पूछा गया है। 2019 के पेपर में पूछा था कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा 2018 के पेपर में पूछा था बाल्यावस्था की विशेषताएं, अथवा की बात करें फिर से एक क्वेश्चन कि बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं की साधारण व्याख्या की, जो 2017 के पेपर में। कुल मिलाकर के जो है समय विशेषताएं ही पूछी थी बाल्यावस्था की या किशोरावस्था की। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अवस्थाओं के बारे में आप सभी को पता होगा कि शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष, और बाल्यावस्था होती है 6 से 12, और जो आपकी किशोरावस्था होती है वह 12 से 18 वर्ष। इनके अंतर्गत भी इनको डिवाइड किया गया है, जैसे प्री और पोस्ट करके है आपका, कि शैशवावस्था जो है वह 0 से 3 या 2 वर्ष, और उसके बाद पोस्ट की बात करें तो 3 से 5 वर्ष होती है। वहीं अगर हम जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु की बात करें या आपकी प्राथमिक बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 9, फिर उसके बाद 9 से 12 मानी गई है। तो इस तरह से इनका डिवीज़न भी किया गया है, आपने पढ़ा होगा। चलिए बाल्यावस्था की बात करें तो शैशवावस्था है किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसे कहा जाता है। हरलाख ने 6 से 12 वर्ष जो है वो बाल्यावस्था की एज बताई है। उसके बाद कोल और ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल बताया है, इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता, देखिए ये बीच बीच में आप देख रहे हैं मिथ्या परिपक्वता, निर्माणी काल, और अगर हम बात करें कि प्रतिद्वंदिता का काल और यहाँ पर अनोखा काल, तो इनसे यूपी टेट और सी टेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर, तो आपको याद होगा तो बिल्कुल आप आंसर कर पाएंगे। तो अभी से इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाइए ताकि भूले नहीं। आप यूपी टेट सी टेट के लिए भी तैयारी यहीं से करते रहें, सब आपके सिलेबस का पूछा जाता, कुछ अलग नहीं पूछा जाता। यहाँ पर देखिए इन सभी की अवस्थाओं को किस नाम से पुकारा गया है, सब दिया है कि मूर्त चिंतनात्मक अवस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, देखिए प्रारंभिक विद्यालय, जीवन का अनोखा काल, निर्माणी काल, यहाँ पर देखिए मूर्त चिंतनात्मक अवस्था, ये सारी जो है अवस्थाएं यूपी टेट सी टेट में पूछी जा चुकी हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल अभी से पढ़ते चलिए ताकि बाद के लिए आपको परेशानी ना उठानी पड़े। फिर बाल्यावस्था की विशेषताएं, चूँकि हर ईयर में पूछा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, तो पहला शारीरिक तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि, दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता, ठीक है, तीसरा है सामूहिक भावना का विकास, चौथा है रचनात्मक कार्यों में रुचि, पांचवा है संग्रह प्रवृत्ति का विकास, ठीक है, छठा है प्रतिस्पर्धा की भावना, सातवां है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, आठवां अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास। ये सारे पॉइंट हैं अंतर्गत जो है आप पढ़ लीजिएगा, इन्हें आप देखते जाइए लाइन से, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा अभिवृद्धि की स्थिरता और आठवां अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास। बस इतनी ही
जो इसकी विशेषताएं थी वो यहाँ पर बता दी गई हैं, बिल्कुल आप याद करके लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था से किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे। तो दोस्तों अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के दौरान बालक में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है, ये 2021-22 के पेपर में पूछा था जस्ट प्रीवियस ईयर में, और वहीं 2019 में पूछा था कि किशोरावस्था के दौरान नैतिक विकास की विशेषताएं बताइए, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 2019 के बाद 2018 में पूछा था कि किशोर की विशेषताओं की विस्तार से चर्चा कीजिए, विकासात्मक परिवर्तन से होने वाले दबाव और तनाव को दूर करने में शिक्षक किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आते हैं किशोरावस्था की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस और मीनिंग की बात करें तो आप सभी को पता है कि किशोरावस्था जो है किशोरावस्था शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलेसेंस नामक पुस्तक स्टैनले हॉल ने लिखी है। चूँकि स्टैनले हॉल जो है मुख्य मानते हैं किशोरावस्था को, इन्होंने अत्यधिक बल तूफान की अवस्था से माना है। इसकी आयु की बात करें तो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और सारे पॉइंट भी देखेंगे। तो यहाँ पर स्टैनले हॉल की ये परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टैनले हॉल यूपी टेट में कई बार पूछा है कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, तो बिल्कुल स्टैनले हॉल में। एकदम रट लीजिए, ये परिभाषा आपकी यहाँ नहीं, आपकी यूपी टेट सी टेट में भी काम आने वाली। क्रो एंड क्रो कहते हैं किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इनकी परिभाषाएँ हैं, तो परिभाषाएँ एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इनके नामों की बात करें तो इनके नामों से भी कई क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले यही बन जाता है कि तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था किस काल को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक और देखते हैं। ठीक है, इतने ही नाम हैं, कई सारे और नाम भी हैं। समस्याओं की आयु, वीर पूजा किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो भी किशोरावस्था को जानते हैं। जीवन की वसंत ऋतु, उलझन की अवस्थाएं, जीवन का सबसे कठिन काल, ये दो नाम तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तार्किक चिंतन वाला ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब आते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं में, तो कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला है शारीरिक विकास। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते, कल्पनाशीलताएं, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, तो यह होती है किशोरावस्था की प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति, देखिए इसमें आ गया है, जो भी हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आप स्किप मत करिएगा। फिर स्वतंत्रता की भावना, इनसे ही यूपी टेट और सीटेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा है समाज सेवा की भावना। छठा है काम की भावना। ठीक है, सारे पॉइंट हैं। फिर है किशोरावस्था के दौरान बालकों में होने वाले शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला शारीरिक विकास होता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक के विकास में सबसे अधिक परिवर्तन इसी काल में देखने को मिलता है। देखिए इसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, तो इसमें आप इन पॉइंटों को पढ़िएगा। दूसरा मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, फिर कौन कौन से विकास देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं मानसिक विकास में बुद्धि का अधिक विकास, स्मृति शक्तियों का विकास, रुचियों में विविधता, भाषा विकास, निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि, ये सारे पॉइंट आएंगे। संवेगात्मक विकास में भी कई सारे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, और समय के अभाव की वजह से मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा था यूनिट फर्स्ट से। कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रबंधन हेतु शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 2017 के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा था। तो कक्षा में व्यक्तिगत विभेदों का प्रबंध की बात करें तो यहाँ पर इसमें कई तरीकों से इसका प्रबंधन किया जाता है, हम पॉइंट पढ़ेंगे। पहला, विद्यार्थियों का वर्गीकरण। बालकों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वहीं आगे पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया पाठ्यक्रम का विविधीकरण। ठीक है, ये पॉइंट है। बालकों की क्षमताओं
और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना। इसके अंतर्गत आप पढ़ के खुद से लिख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं। अंतर के आधार पर शिक्षण या प्रशिक्षण, ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। बस इतने ही पॉइंट थे, 5 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट्स और इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जो है लिखना है। और यहाँ पर जो हमारे यूनिट फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी आपका यूनिट 2 भी इस वीडियो के बाद ही अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।